हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 11th एंड 12th अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू स्टार्ट ट्रीटी। फर्स्ट ऑप्शन है, दिस ट्रीटी वाज साइन टू रिड्यूस न्यूक्लियर आर्म्स प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में है, दैट इज यूएसए एंड रशिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज वज्र प्रहार एंड चूज इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये वाला गलत है, 13th एडिशन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीट्स द नीड्स ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल वाज इनॉग्रेटेड। सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लांगिया डिजीज। थर्ड इज, मैच द ड्रोन टाइप विद करेक्ट वेटेज। एंड द फोर्थ इज, बाल रत्नम डस्तन अवार्ड इज कन्फर्ड बाय। तो ये आपने बताना है। करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सिंगापुर ने डिक्लेयर किया पडांग को एज अ 75th नेशनल मॉन्यूमेंट और 200 ईयर ओल्ड आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस है ये। और 9 अगस्त को 57th नेशनल डे मनाया गया है सिंगापुर में, और इसी दिन इस प्लेस को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। इसी साइड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, स्लोगन दिया था 1943 में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। देन पडांग जो है अब इसको प्रिजर्व किया जाएगा और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिलेगा सिंगापुर में अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्ट। देन जो जापानीज सरेंडर थी उसकी विक्ट्री परेड भी यहीं पे हुई थी ऑन सितंबर 12, 1945। जापान ने पहले सिंगापुर के इस एरिया पे कब्जा किया हुआ था, बट जापान 1945 में सिंगापुर को छोड़कर चला जाता है। तो ये जो सरेंडर था जापानीज का सिंगापुर से, उसकी विक्ट्री परेड पडांग रीजन में की गई थी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स मरापे स्वोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया फॉर द सेकंड टर्म। ये इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, री-इलेक्ट हुए अभी। इन्होंने डिफीट किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर पीटर ओनवेल को और मल्टी पार्टी कोलिशंस की सरकार बनी है। पढ़ते हैं पपुआ न्यू गिनिया के बारे में। आप मैप में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है ये कंट्री। आइलैंड कंट्री है, कैपिटल है पोर्ट मोर्सपाई, करेंसी है कीना, साउथ पैसिफिक नेशन है। इंडिपेंडेंस मिली थी इसको ऑस्ट्रेलिया से इन सितंबर 1975। रिच रिजर्व्स है यहाँ पे कॉपर, गोल्ड एंड ऑयल के। नेक्स्ट देखते हैं, नीतीश कुमार स्वर्न इन एज सीएम ऑफ बिहार। इन्होंने पहले भी ये हालांकि बिहार के सीएम थे, बट इन्होंने जो कोलिशन गवर्नमेंट थी इनकी बीजेपी के साथ, वो टूट गई है अब, और इन्होंने आरजेडी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो नीतीश कुमार जो है ये कौन सी पार्टी से, याद रखना है, जनता दल यूनाइटेड से। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है इसके लीडर हैं तेजस्वी यादव, ये डेप्यूटी सीएम बनेंगे बिहार में। देन नीतीश कुमार जो है ये ओथ ले रहे हैं एज अ बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द 8th टाइम। 22 सालों में, पिछले 22 सालों में ये 8th टाइम जो है सीएम की शपथ ले रहे हैं बिहार के। देन पढ़ लेते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है सेंट्रल लेवल पे, हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द सेम वे चीफ मिनिस्टर हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। देन आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें दिया गया है चीफ मिनिस्टर, इनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। टेन्योर कितना होता है सीएम का, 5 ईयर्स। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम किसी स्टेट के अगर रहे हैं तो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम से थे। एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर किसी सीएम का रहा है तो हरीश रावत थे उत्तराखंड के, जिनका टेन्योर 1 दिन का था एज अ सीएम। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। इनको अपॉइंट किया गया है 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये सक्सीड करेंगे जस्टिस एनवी रमन्ना को। जस्टिस ललित जो है ये सेकंड सीजीआई होंगे जिनको डायरेक्टली एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे डायरेक्टली फ्रॉम द बार। देन इससे पहले जस्टिस एसएम सिकरी थे, ये फर्स्ट लॉयर थे जिनको डायरेक्टली एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे 1964 में, और ये सीजीआई रहे थे 1971 में। पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर। आर्टिकल 124 सेक्शन 2 में अपॉइंटमेंट दी गई है कि कैसे जजेस को अपॉइंट किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट के। एज पर दिस आर्टिकल एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी, कि जैसे भी प्रेसिडेंट को जरूरी लगता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट कर सकता है। देन सीजीआई को हमेशा कंसल्ट किया जाएगा जब किसी और जज की अपॉइंटमेंट करनी होगी। सिर्फ सीजीआई के, मतलब जैसे मान लो आज के अभी जो थे इनसे पहले एनवी रमन्ना थे सीजीआई, तो नेक्स्ट सीजीआई जब अपॉइंट किया जाएगा तो एनवी रमन्ना की सजेशन नहीं ली जाएगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जैसा प्रेसिडेंट को सही लगे उनकी सलाह ले सकते हैं। बट सीजीआई की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
देन एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर अ पर्सन टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन द हाई कोर्ट, और 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। इसके अलावा इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए जिनको भी अपॉइंट करना है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन करेंगे फिल्म ट्रीटी। यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। एम क्या रहेगा इस ट्रीटी का? जॉइंट प्रोडक्शन की जाएगी फिल्म्स की दोनों कंट्रीज के बीच में, और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ऐसी ट्रीटीज हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं फिल्म्स की को प्रोडक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, और इसके अंडर प्राइवेट क्वाजी जुडिशियल गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपस में फिल्म प्रोडक्शन को लेकर। देन इंडिया ने सो फार 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की हैं, और इस प्रपोज्ड एग्रीमेंट से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के टाइज बूस्ट होंगे, एक्सचेंज होगा आर्ट एंड कल्चर का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी आर्टिस्टिक, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पर्सोनल की। देन इंडियन लोकेशंस यहाँ पे यूज हो सकती हैं शूटिंग के लिए, और क्योंकि इंडियन साइड्स पे शूटिंग होगी तो इस वजह से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी इंडिया में आएगा और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम आवास योजना अर्बन पार्ट है जो, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 दिसंबर 2024 तक। पहले ये स्कीम 2022 तक थी। मेजर फ्लैगशिप स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें ऑल वेदर पक्का हाउसेज जो हैं ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किए जाएंगे अर्बन एरियाज में, जिसमें स्टेट्स, यूटीज एंड सेंट्रल नोडल एजेंसीज इस काम में इन्वॉल्व होंगी। पढ़ते हैं स्कीम के बारे में। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम थी ये कि 2022 से पहले सबको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। दो स्कीम्स को इसने सब्स्यूम किया था, राजीव गांधी आवास योजना एंड राजीव ऋण योजना को। लॉन्च की गई थी जून 2015 में। ये मेनली एड्रेस करती थी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स को, किसकी? अर्बन पुअर की, इंक्लूडिंग स्लम डिवेलपर्स। और मेजर प्रोग्राम्स क्या था इसमें कि सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज को और जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स जो है वो भी यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे प्रमोट की जाएगी वीकर सेक्शन के लिए थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, मतलब सब्सिडी मिलेगी यहाँ पे। देन अफोर्डेबल हाउसिंग जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मॉडल में डेवलप किए जाएंगे। देन सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन में। इट मीन्स अगर कोई पर्सन हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, रिनोवेट करना चाहता है, तो यहाँ इस केस में भी सब्सिडी की फैसिलिटी है। देन सेंटर एंड स्टेट का शेयर क्या रहेगा? 75% सेंटर पे करेगा जितनी भी अमाउंट होगी, 25% स्टेट पे करेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये जो रेशो है 90:10 है। और इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? अर्बन पुअर होंगे जिनके पास पक्का हाउस नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग होंगे, इसके अलावा एलआईजी ग्रुप के लोग होंगे। और एलआईजी ग्रुप जो है वो सिर्फ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अवेल कर सकता है। देन स्टेट एंड यूटीज को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो एनुअल इनकम क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर सकते हैं, उसको रिडिफाइन कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है रेटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ इसके बारे में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए थे, कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए थे वो, और इसी अमेंडमेंट्स को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ इंडियन अमेंडमेंट्स को रेटिफाई करेगा। देन ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये साइन की गई थी 27th कांग्रेस में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जो कहाँ पे हुई थी? अबिडजन, कोट डिवोयर में। और इसके साथ ही जो ऑब्लिगेशंस है अंडर आर्टिकल 25 एंड 30 ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन उसको भी फुलफिल करेगा इंडिया इस रेटिफिकेशन के बाद। और ये जो अमेंडमेंट्स है ये इंश्योर करेंगी फर्दर लीगल क्लैरिटी आएगी। देन जो एक्ट जितने भी एक्ट्स हैं इंडियन यूनियन के पोस्टल्स को लेकर उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। टर्मिनोलॉजी जो है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से कंसिस्टेंस होंगी। देन काफ़ी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं टेक्स्ट में और या उनकी इंटरप्रिटेशन में, उसमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और इससे क्या हुआ कि एक कन्वेंशन साइन हुई थी, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। मतलब उसकी जो प्रोविजन थी उसको इस अमेंडमेंट्स को रेटिफाई करने के बाद इस पर्टिकुलर ट्रीटी को, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज को अकोमोडेट किया जाएगा इसकी प्रोविजंस को। तो ये आपने याद रखना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ट्रीटीज ये एस्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ बर्न 1874 में। सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो एस्टैब्लिश हुई थी 1865 में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कोऑर्डिनेट करती है पोस्टल पॉलिसीज में अमंग मेंबर नेशंस। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। 192 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको जुलाई 1, 1876 में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया में 7.3% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी थी 2021 में। ये रिपोर्ट आई है अंकताड़ की, जो यूएन की ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी है। इनका मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं
15 डेवलपिंग कंट्रीज आउट ऑफ द टोटल इकोनॉमीज, टोटल टॉप इकोनॉमीज उनमें आती हैं। अगर इसमें कंसिडर किया जाए कि क्रिप्टो करेंसीज किस कंट्री के पास कितनी है, तो ये आपने याद रखना है। यूक्रेन इस लिस्ट में टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय रशिया एंड देन वेनेजुएला। और इस पॉलिसी ब्रीफ का जो टाइटल था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इट मीन्स हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड एग्जामिन्स द रीजन फॉर रैपिड अपटेक ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि एक तो क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड हैं, और अनरेगुलेटेड होने के कारण क्यों इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में और भी कंट्रीज में, इस रिपोर्ट के जरिए इस चीज को स्टडी करने की कोशिश की गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डिजिटल करेंसी शॉक्स जो हैं उससे क्या हुआ कि प्राइवेट रिस्क काफी बढ़ जाता है। जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया हुआ है, जब मार्केट इंस्टेबिलिटी आती है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल को बहुत रिस्क रहता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर ये गवर्नमेंट की भी सिरदर्दी बन जाएगी। देन इन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज बिकम अ वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ पेमेंट, कि अगर क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ पेमेंट बन जाती हैं लोगों द्वारा, तो ये इसमें इनमें पोटेंशियल है कि एक डोमेस्टिक करेंसी को रिप्लेस कर सकती हैं अनऑफिशियली। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टोआइजेशन, जिससे क्या हुआ कि किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी सोवरेनिटी है उसको खतरा है। तो ये आपने याद रखना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 20 इकोनॉमीज में से जिनके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें से 15 जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रेंड क्रिप्टो करेंसीज का कहाँ पे ज्यादा है। देन कुछ एग्जांपल्स भी आप याद रख लो क्रिप्टो करेंसीज के। बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी जो लॉन्च हुई थी। देन इथीरियम है, डॉज कॉइन है, देन रिपल, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। देन इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वजीरेक्स, तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है, वजीरेक्स उनमें से एक प्लेटफॉर्म है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।